तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? मास एनर्जी इक्विवेलेंस कर लिया था, है ना सर? तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस हो गया था ना पढ़ के। नेक्स्ट, दिस इज पेज नंबर 1। देखो ये पेज नंबर 1 है, इस पे बाइंडिंग एनर्जी, नेक्स्ट हेडिंग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। नाउ दिस इज न्यू हेडिंग, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम भी हमने पढ़ा, और ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, नाउ इट इज डिनोटेड बाय बीई, या फिर हम इसको डिनोट कर लेंगे EN से, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यह है, देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज दिस इज एनी न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस हमने कंसीडर किया, और प्लस साइन वाले क्या होगा, ये प्रोटॉन्स हो गए, एंड जिसमें मैंने 0 लिख दिया ये क्या होगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सपोज दिस इज एनी न्यूक्लियस, प्लस साइन वाले क्या है, प्रोटॉन है, और 0 साइन वाले क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉन है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये हुआ है कि न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सो सपोज दिस इज एनी न्यूक्लियस, अगर बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी सप्लाई कर दी जाए तो न्यूक्लियस क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये सब सेपरेट हो जाएंगे। मतलब जो इनको बांधने वाला फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, ये खत्म हो जाएगा, डिसएपियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है ना, तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हो तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूक्लियस आपका ब्रेक हो गया यहाँ पे, है ना, इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक हो गया ये इस तरह से। सो दीज आर द न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स हैं, अलग अलग हो गए ये। तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो न्यूक्लियस क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ये एक डेफिनेशन हो गई बाइंडिंग एनर्जी की। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई बाइंडिंग एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। It is the energy required to break the nucleus. Energy required to break the nucleus. अब इसका उल्टा भी समझ लो। जब ये न्यूक्लियॉन्स मिलके, अलग अलग न्यूक्लियॉन्स मिलकर न्यूक्लियस अगर बनाते हैं तो फिर बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी क्या होगी इस प्रोसेस में, लिबरेट होगी या रिलीज होगी। तो ये दोनों तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, या फिर
जब न्यूक्लियस बनता है अलग अलग न्यूक्लियॉन से, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका उल्टा अगर आप चल रहे हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, एनर्जी रिलीज टू फॉर्म द न्यूक्लियस। ठीक है, इधर से आप इधर आ रहे हो, so now energy release to form the न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, या तो आप ऐसा जा रहे हो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द। सर इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है क्या? हाँ बेटा, एनर्जी कंजर्व रहेगी ना। आप जितना न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, उतनी ही एनर्जी जब न्यूक्लियस बनता है तब भी रिलीज होती है। ठीक है ना? तो एनर्जी रिलीज टू फॉर्म द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियॉन्स है, इससे मिलकर ये न्यूक्लियस बना है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी ये बाइंडिंग एनर्जी है। या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, अगर आप न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हो तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी, इट इज एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, एनर्जी required to break the nucleus। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, या जब न्यूक्लियस बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अभी समझ गए कि नहीं बाइंडिंग एनर्जी क्या है? समझ गए? यस सर। हाँ, ओके। अब ये है क्या, आई कहां से? ये जो एनर्जी है ये है क्या और आई कहां से, हम इसकी बात कर लें। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा मास डिफेक्ट पे। तो बाइंडिंग एनर्जी मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड है, ये तो डेफिनेशन होगी बाइंडिंग एनर्जी की, बट मैथमेटिकली कैसे डिफाइन है अब हम उस पे जा रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे। अब ये मैथमेटिकली है क्या, यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे बाइंडिंग एनर्जी को? ठीक है, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस या EBN, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड EBN, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इट इज एक्चुअली डेल्टा M into C square। And what is this delta M? Delta M is mass defect। ये क्या है यहाँ पे? mass defect है। And what is mass defect? Mass defect is observed mass of nucleus minus actual mass of nucleus, actual mass of nucleus। And what is C है? C is speed of light। तो ये C है 3 into 10 to the power 8 meter per second। This is the speed of light। So delta M is the mass defect। और mass defect का कैलकुलेशन कैसा है? It is observed mass of nucleus minus actual mass of nucleus। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ये कोई न्यूक्लियस बना दिया, ये न्यूक्लियस है, इट इज डिनोटेड बाय XZA, है ना, ये कोई न्यूक्लियस है यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय XZA। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे। ठीक है, जेड का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कोई न्यूक्लियस है, और जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? तो एक होता है इसका एक्चुअल मास और एक क्या होता है इसका ऑब्जर्व मास। ठीक है, XZA। तो इसके लिए जो डेल्टा M है यहाँ पे ऑब्जर्व मास क्या आएगा? ऑब्जर्व मास मतलब आप अलग अलग न्यूक्लियॉन का मास लिख दो।
तो अलग अलग न्यूक्लियॉन का मास मतलब Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये एक प्रोटॉन का मास इंटू Z, तो दिस इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड ये क्या हो गया यहाँ पे टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड माइनस क्या आएगा यहाँ पे कैपिटल M, X लिख दूं मतलब दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये वाला जो पार्ट है आपका दिस इज ऑब्जर्व्ड मास एंड दिस इज द एक्चुअल मास। तो इतना पार्ट कौन सा हो गया इसका, ये हो गया आपका ऑब्जर्व मास और ये कौन सा बन गया आपका एक्चुअल मास। तो जो एक्चुअल मास होता है न्यूक्लियस का उसको मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक से मेजर किया जाता है और ये ऑब्जर्व मास है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जर्व्ड मास, ये एक ऑब्जर्व मास है। ऑब्जर्व मास मतलब समझ गए, अलग अलग इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन का मास माइनस एक्चुअल मास, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो जब कोई न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, या फिर आपको न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो इसके बराबर अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जो एनर्जी आई है वो कहीं से नहीं आई है, मास में जो चेंज आया उसके कारण ये एनर्जी आती है। मतलब मास इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, ठीक है, या मैटर इज कन्वर्टेड इनटू मास ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? ये समझ गए पूरा? सर वो डेल्टा एम वाला जो लिखा है ना आपने इक्वेशन में उसको वापस समझाना। हाँ, जो डेल्टा एम वाला लिखा ना मैंने मास डिफेक्ट, तो ये क्या है, एक ऑब्जर्व मास। एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, एक क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे, ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे एमपी क्या है, यहाँ पे एमपी इज मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और एम एन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज दियर एक्चुअल मास, मतलब जो एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का, ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस ये है m, ये अलग टेक्निक से कैलकुलेट करते हैं। और ये ऑब्जर्व मास, आप किसी न्यूक्लियस को ले लो, उसका ऑब्जर्व मास देखो कि भाई कितना इसका ऑब्जर्व मास है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को क्या बोलते हैं आप, मास डिफेक्ट बोलते हो। तो बाइंडिंग एनर्जी है क्या, मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर, एंड व्हाट इज दैट मास डिफेक्ट, ऑब्जर्व मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हो आप, मास डिफेक्ट आप इसको बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया योजित? अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूं तो और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट आपकी। ओके सर। स्क्रीनशॉट लो और मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं जो एनसीईआरटी पे है, सीधे मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूं यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट हो गया क्या? Yes, sir. The side, please. करो जल्दी करो। ये मिटा दो अभी, मिटा दो। हेलो, अरे भाई मिटा दूं क्या? यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं अपन तो और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। पेज नंबर 3। Now this is पेज नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन ये है यहाँ पे, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 816 न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालना है। और एक डेटा यहाँ पे गिवन दे दूं मैं, गिवन 1 यूनिट इंटू c स्क्वायर इज इक्वल टू 931
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये डेटा एक गिवन है आपके पास में कि 1 यूनिट इंटू सी स्क्वायर में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो डेटा और मैं गिवन दे दूं यहाँ पे आपको। नाउ मास ऑफ न्यूट्रॉन also given, mass of neutron is 1.008666 unit, mass of proton is 1.00727 unit, and mass of electron it is 0.00055 unit। ठीक है, ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक और टर्म यहाँ पे गिवन है मास ऑफ न्यूक्लियस। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये ऑब्जर्व हुआ मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस O816 एटम फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिससे मास मेजर किया जाता है। हम उस टेक्निक में नहीं जाएंगे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक क्या है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। बट इस टेक्निक से ये ऑब्जर्व हुआ है कि इसका जो मास है 15.99493 यूनिट है। ठीक है, तो इसमें मास डिफेक्ट कितना ये कैलकुलेशन करना, और नाउ हमें कैलकुलेटर की जरूरत ही पड़ेगी। देखो अभी तो ये तो हो गया एटम का मास, मतलब इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास हटा दोगे तो किसका मास निकलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास निकलेगा। तो ऑब्जर्व मास कितना आना चाहिए, ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियस में, सो देयरफॉर नाउ सबसे पहले आप देखो ऑब्जर्व्ड मास ऑफ ऑक्सीजन 816 न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का बेटा ऑब्जर्व मास कितना है। तो ऑब्जर्व मास मतलब आ जाएगा आपका 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए, इस न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तब तो इसका मास नंबर 16 है ना। तो इसका ऑब्जर्व मास मतलब आप इंडिविजुअली इनके मासेस को आप काउंट कर लो यहाँ पे। ठीक है, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो, यस सर। हाँ, तो इस पे प्लस वाले क्या हो गए आपके प्रोटॉन हो गए अंदर। कितने प्रोटॉन है इसमें, इस न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन, 3 6 7 8, और कितने न्यूट्रॉन हो गए इसमें, देयर आर 8 न्यूट्रॉन्स। तो जिसमें मैंने 0 लिख दिया ये न्यूट्रॉन्स हो गए आपके 3 6 8, बराबर है। तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का मास अलग अलग आप मेजर कर लो, तो ये है इसका ऑब्जर्व मास। तो ऑब्जर्व मास इट विल बी 8 into मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ, इट इज 1.00727 प्लस 8 into 1.00866, और ये पूरा ओवरऑल आंसर आएगा आपका यूनिट में। तो इसको कैलकुलेट करके आप अगर लिखोगे, जस्ट यूज द कैलकुलेटर, मैं सीधे सीधे डेटा ले रहा हूं यहाँ पे, है ना, समझ गए। आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर लो, बट मैंने ये जो कैलकुलेशन किया यहाँ पर, दिस इज 16.12744 यूनिट। ठीक है, ये इतने यूनिट है यहाँ पे, समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं। आपने अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास अलग अलग निकाला तो ये आया, और इसमें से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से एटम का मास इतना है, तो इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन का मास अगर आप हटा दें यहाँ पर से माइनस 8 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा नाउ एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ O816 इज, दिस इज 15 पॉइंट कितना है 15.99493 माइनस 8 इंटू, इसमें से इलेक्ट्रॉन के मास हटा दो क्योंकि ये एटम का मास है और एक इलेक्ट्रॉन का मास 0.0055
So this comes out to be, ये कितना आ रहा देख लो अभी यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो एटम का मास निकल जाएगा। So this value comes out to be 15.99053 यूनिट, ये इतना आया बेटा। सो दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। ये न्यूक्लियस का मास है, डायरेक्ट न्यूक्लियस का मास नहीं मेजर हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम से पूरे इलेक्ट्रॉन निकालना ये भी बहुत टेढ़ा काम है ना, बहुत आसान नहीं है, लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल लेबोरेटरी इसमें। तो नॉर्मल लेबोरेटरी में आप ऑक्सीजन एटम का मास मेजर कर सकते हो, बट न्यूक्लियस का मास आप मेजर नहीं कर सकते। तो एटम के मास में से आप इलेक्ट्रॉन के मास हटा दो तो एक लगभग वैल्यू आपको पता चल गई न्यूक्लियस के मास की। तो ये डिफरेंस देखो, ऑब्जर्व मास ये है और ये एक्चुअल मास है। सो देयरफॉर डेल्टा एम मास डिफेक्ट इज ऑब्जर्व मास माइनस एक्चुअल मास। तो ऑब्जर्व मास कितना यहाँ पे, इट इज 16.12744 यूनिट माइनस 15.99053 यूनिट। और सॉल्व करने पे देखो ये जो दोनों डिफरेंस आएगा, 4 में से 3 गया 1, फिर 4 में से 5 नहीं जाता, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 12 में से 9 अब नहीं जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3, एंड यहाँ पे भी अब 10 में से 9 गया 1, बराबर है 10 में से 9 गया 1, इधर पे 15, तो इट इज 0.13691 यूनिट इज द मास डिफेक्ट। तो ये मास में इतना डिफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। समझ गए कि नहीं कैलकुलेशन? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए? अरे बोलो ना कुछ। यस सर। है ना, ये इतने एटॉमिक मास यूनिट के आ गए यहाँ पे, ये कैलकुलेशन आया। तो इस न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है ऑक्सीजन न्यूक्लियस की, तो बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ये मास डिफेक्ट आपने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। कैलकुलेशन समझ गए योजित? ऑब्जर्व मास और इसमें, हाँ सर। ठीक है। ऑब्जर्व मास मतलब आपके अलग अलग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास ले लो। तो सर, हाँ बोलो सर इतने मास की एनर्जी लगी है न्यूक्लियस को फॉर्म होने के लिए? नहीं, इतनी नहीं लगी। हाँ, इतने मास में जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए काम है, ठीक है ना। या फिर इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना, तो इस मास से जो एनर्जी बनेगी वो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए काम में आएगी, ऐसा आप समझ सकते हो। अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी बात पे, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए? ले लिए क्या? हाँ सर, ले ली। नेक्स्ट पेज नंबर 4 है। तो ये तो हो गया इसका पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब आते हैं हम पेज नंबर 4 में। मास डिफेक्ट आपने कैलकुलेट किया। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। तो अब हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल ले रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ, तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, ऑक्सीजन न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस अगर आप बाइंडिंग एनर्जी दे दोगे तो ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये सब अलग अलग हो जाएंगे, मतलब आपका न्यूक्लियस अब ब्रेक हो गया, ऐसा अलग अलग हो गई। कितने हो गए? 3 6, एक ज्यादा हो गया। एंड ये अब सभी पूरे न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो गए, मतलब पूरा न्यूक्लियस आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। ये इस तरह से न्यूक्लियस आपका पूरा ब्रेक कर दिया। तो ये है किसके बराबर आया यहाँ पे? नाउ दिस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और ये डेल्टा एम है 0.13691 यूनिट इंटू सी स्क्वायर, और 1 यूनिट इंटू सी स्क्वायर डायरेक्ट ये है,
तो 0.13691 और इसमें आप डायरेक्ट 931 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आ जाएगा। एंड ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, सो दिस इज नियरली 127.5, इट इज 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी क्या होगी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो ये जो टर्म आया था, दिस इज द मास डिफेक्ट हेयर, ये अपन ने पिछले पेज में कैलकुलेट किया था। तो अभी समझ गए, मतलब इस न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना है तो 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, या 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिलते हैं, पास पास आते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, तब जाके क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं सर? हाँ बोलो सर, मास डिफेक्ट आता क्यों है बट? इसीलिए तो आया ना, ये मास डिफेक्ट आया क्यों, क्योंकि ये एनर्जी की जरूरत पड़ रही ना, किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो एनर्जी लग रही है, अगर न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है तो वहां पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये एनर्जी आई कहां से, तो साइंटिस्टों ने जब ये मास कैलकुलेट किया तो ये डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ था, और जो एनर्जी रिलीज हो रही थी या जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको जब इससे कैलकुलेट किए उनने, तो आंसर्स उनके मैच कर रहे थे, एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब के। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो मास में डिफेक्ट के कारण एनर्जी आ रही है, यही बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की। समझ गए? बट सर, अगर हमारे पास एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है तो फिर हम तो एटम का मास एकदम प्रिसाइजली ले सकते हैं, तो फिर मास डिफेक्ट क्यों आता है उसके कारण? प्रिसाइसली कैसे ले सकते? नहीं ना, प्रिसाइसली नहीं आया ना, यही तो फर्क आया ना, जब आपने अलग अलग मास कैलकुलेट किए तो कुछ और आया, ज्यादा आया, और जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से एटम के मास निकाले तो वो अलग आ रहा था। तो यही डिफरेंस क्यों आ रहा था, यही तो साइंटिस्टों ने सोचने की कि डिफरेंस क्यों आ रहा है ना, जब हमको अलग अलग मास पता है तो हम अलग अलग मेजर कर लें। मतलब ये हो गया कि आप किसी रूम में पूरी क्लास बैठी हुई है, ठीक है, और सभी क्लास के बच्चों का मास आप किससे निकाल लो, चल एक कंटेनर में मान लो तुमको सबको भर दिया जाए, और जो ये होते ना धर्म कांटा जिसको बोलते हैं, मतलब पूरा कि पूरा ट्रक का मास निकाल लेते वो लोग, सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर, कामठी रोड पे। हाँ, जो रोड पे बने होते, हाईवेज पे बने होते जनरली, है ना ये। तो मान लो कंटेनर के अंदर सब अलग अलग बैठे हुए हैं और उसका मास आपको पता है, कंटेनर का मास आप ले लो और अलग अलग मास ऐड कर लो, और जब उसमें आप कांटे पे मेजर कर रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है, कांटे पे मेजर करने पे अलग आ रहा है, कम आ रहा है, और जब अलग अलग मेजर कर रहे हो, ऐड कर रहे हो तो अलग आया, थोड़ा ज्यादा आया। तो यही तो साइंटिस्टों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा ना कि यार ये मास में अंतर कैसे आ रहा है। आप एक्चुअल में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब मास मेजर किए तो ये तो अलग मिला एटम का, और जब अलग अलग मेजर करके वही देख रहे हो तो डिफरेंस आ रहा वहां पे। तो ये जो डिफरेंस था ये मास डिफेक्ट था, और जब उनने इस तरह से कैलकुलेशन किए, फिर न्यूक्लियस को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही थी या न्यूक्लियस को फॉर्म होने में जो एनर्जी लग रही थी, उससे उनने इक्वेशंस, मतलब जो एनर्जी के कैलकुलेशन किए, और ये कैलकुलेशन किए तो वो मैच कर रहे थे उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। तो फिर उनने बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह से डिफाइन कर दिया कि जो बाइंडिंग एनर्जी आती है वो मास में डिफेक्ट के कारण आती है। तो मतलब जब न्यूक्लियस बनता है ओवरऑल, जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियॉन्स हैं, ये न्यूक्लियॉन्स हैं, और ये जब न्यूक्लियस बना रहे हैं तो मास कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, तो मास में कमी कहाँ पे आ रही है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म पे एनर्जी रिलीज हो रही है। जब आप न्यूक्लियस ब्रेक कर रहे हो तो इधर जाने पे मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मास बढ़ रहा है तो वो कहां से आ रहा है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत थी, वो एनर्जी किसके फॉर्म पे अपीयर हो गई, एक्स्ट्रा मास के फॉर्म पे अपीयर हुई। तो यहां से आप इधर अगर जाते हो तो मास क्या होता है, इसमें बढ़ता है, मास इज इंक्रीजेस, ठीक है, अलग अलग न्यूक्लियॉन का। लेकिन जब आप उल्टा आते हो इधर पे तो इस केस में क्या होता है, मास डिक्रीज होता है। तो यहां से इधर आने पे मास जो डिक्रीज हो रहा है वो किसके फॉर्म पे अपीयर हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म पे अपीयर होता है। और जब यहाँ पे मास बढ़ता है तो वो कहां से आता है, इंक्रीज मास किससे मिलता है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी से मिलता है। समझ गए कि नहीं? समझ गया सर। हाँ, तो इसी से तो आया ना मास एनर्जी इक्विवेलेंस, क्यों सोचा गया था ये कि मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो यहाँ पे
जब आप न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हो तो जो एनर्जी है, जो एनर्जी दी है न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, खुद ब खुद तो नहीं ब्रेक होगा न्यूक्लियस, तो जो एनर्जी दी है वो किस में चली गई, मैटर में कन्वर्ट हो गई। और जब न्यूक्लियॉन्स अलग अलग थे, उससे आप न्यूक्लियस बना रहे थे, तो उस प्रोसेस में मास में कमी आई, तो वो किसके फॉर्म पे इवॉल्व होती है, एनर्जी के फॉर्म पे इवॉल्व होती है। तो जो मास में कमी आ रही थी, क्लियर हो गया अभी बाइंडिंग एनर्जी कि नहीं? समझ गया सर। अभी सर किसी एक रूम बहुत में सारे कैसे होंगे। बहुत सारे होते हैं ना, तो उतने न्यूक्लियस को तुम इमेजिन कर ले कितनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी आएगी। मान ले तू इसमें 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा एनर्जी का ये। तो ये तो एक एटम की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो 1 ग्राम कोयला जलाने में जितनी एनर्जी नहीं निकलती, उतना एक सिंगल एटम से एनर्जी रिलीज हो जाती है, न्यूक्लियस ब्रेक अगर होता है तो, या न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो। इसीलिए तो हम जो पावरफुल सोर्स है एनर्जी का, फिजन या फ्यूजन, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इसमें जो एनर्जी लिबरेट होती है वो बहुत कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। समझ गए? हाँ सर। क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है अभी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में? कोई डाउट? ये तो हमने ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियस का निकाला, ऐसे आप बाकी अलग अलग उनके निकाल सकते हो। मतलब बहुत ही सिंपल सा मेथड हो गया अभी ये कैलकुलेशन का आपका, ठीक है, समझ गए? अब एक टर्म और मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और फिर उससे उनने कर्व प्लॉट किया साइंटिस्टों ने। उस पे आते हैं अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया, लेकर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? Yes, sir. एंड देन अब हम आगे आते हैं इसी पे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये टोटल आपने निकाल लिया कि भाई कितनी एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे, एक ऑक्सीजन को ब्रेक, ऑक्सीजन न्यूक्लियस को ब्रेक करने में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है इसकी। सो ये ऑक्सीजन 816 न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। और इसमें जब आप बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दो, दैट इज 127.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन में अलग अलग, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो ये किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे एक नए टर्म को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, दिस इज EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। ये टर्म है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, मास नंबर से। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी इसकी, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास नंबर कितना इसका, 16, इससे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये ऑक्सीजन न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ गई, है ना, लगभग लगभग 8 के आसपास। तो 16 16 का टेबल, 16 7 जा 112 होता है, और 112 मतलब 15 बचेगा यहाँ पे 155, 7.9 और 11 और बचे, नियरली 7.97 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ठीक है। ये समझ गया इतना, पर न्यूक्लियॉन एक नए टर्म को हमने डिफाइन किया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया ये? उनने सभी न्यूक्लियस, नेचर में जितने न्यूक्लियस हैं उनके लिए पूरे कैलकुलेशन किए और एक कर्व प्लॉट किया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व जब उनने प्लॉट किया तो ये कुछ इस तरह का आया। मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी में जैसा है, पेज नंबर 51111। क्या बोल रहा है बेटा मोहित? सर 5 है पेज नंबर। हाँ सॉरी, दिस इज पेज नंबर 5। इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे। ये डेफिनेशन समझ में आ गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे मेजर किए हमने, ठीक है। ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिए क्या? हेलो, हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। दिस इज पेज नंबर 6 अभी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व मतलब किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया आपने? EVN मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर और इसके बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो जिसको आप बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। सो इट इज मास नंबर हेयर और EVN ये आपने लिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व जैसा एनसीईआरटी में, ये बिल्कुल एक्चुअल कर्व है, बट आप क्वेश्चन जब बनते तो उसमें एक्चुअल नहीं बनाते, थोड़ा बहुत ऐसा बनाते, बट इट लुकिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ आता है कर्व, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू आती है मैक्सिमम वैल्यू, इट इज फॉर आयरन 56 के लिए आती है। आयरन 56 न्यूक्लियस के लिए। और यहाँ पे कुछ पीक्स मिल रही है आपको, जैसे हीलियम के लिए, और फिर ये है लिथियम 6, हीलियम 4 एंड देन कार्बन 12, कार्बन 12 के लिए ज्यादा है, नाइट्रोजन के लिए थोड़ी सी कम है, यहाँ पे नाइट्रोजन 14, फिर यहाँ कहीं पे ऑक्सीजन 16, ये ऐसा, एंड दिस इज फॉर आयरन 56 एंड दिस इज 1H2। 1H2 मतलब न्यूट्रॉन। अच्छा, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाइड्रोजन में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? हेलो, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस होता है कि नहीं? ये जो कर्व है ये हाइड्रोजन से चालू हुई है, हाइड्रोजन 1H2 से, हाँ, मतलब न्यूट्रॉन है ये। तो हाइड्रोजन एटम में 1H1 में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? नो सर। क्यों नहीं है बताओ? न्यूक्लियस बनने के लिए कम से कम कितने न्यूक्लियॉन चाहिए? 2। हाँ, 2 न्यूक्लियॉन है ना, तो 2 तो है नहीं। हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूक्लियॉन होता है? मतलब एक ही है, प्रोटॉन अकेला, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन के चारों तरफ वहां पे घूमता है। सो दिस इज यूरेनियम 238। ये तो यहाँ पे मास नंबर लगभग आप 250 तक जा रहा है ऐसा इस कर्व में। तो दिस इज अप टू 56 और इसके पहले यहाँ कहीं पे आपका ये 50 है मास नंबर, ये 0 है, एंड देन देयर इज 100 एंड देन 150 देन 200 एंड देन 250 ऐसा। तो ये कर्व इस तरह से बनी है। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। आप इसको थोड़ा सा हटा दें, यहाँ पे देखो हीलियम 4 और लिथियम 6, कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। देखो लिथियम 6 से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी है? हीलियम की है। मतलब कुछ एक्सेप्शनल न्यूक्लियस हैं यहाँ पे, जैसे हीलियम 4 हो गया, कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, ये उनके नियरेस्ट जो न्यूक्लियस होते उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब कार्बन 12 नाइट्रोजन 14 से ज्यादा स्टेबल होता है, हीलियम 4 लिथियम से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हीलियम 4 लिथियम से ज्यादा स्टेबल, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह की पीक मिली है, बट हम उन पीक के बारे में नहीं जा रहे यहाँ पे। और जो लगभग बाइंडिंग एनर्जी आ रही इनकी इस कर्व से, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ
इस कर्व से क्या ऑब्जर्वेशन है ये आपको डिटेक्ट करना है यहाँ पे। दिस इज नियरली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड हीलियम के आसपास यहाँ पे ये लिथियम 6 से थोड़ा सा कम आएगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर है ऐसे, ठीक है। ये 2 4 6 8 एंड ऐसा, एंड ये जो वैल्यू आयरन 56 की ये सबसे ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इट इज 8.75। मैं यहाँ पे अलग लिख दे रहा हूँ इसको। ये जो वैल्यू इट इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? आयरन 56 के लिए। ये सबसे ज्यादा आयरन 56 के लिए है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये ग्राफ से क्या ऑब्जर्वेशन आप निकाल रहे हो? व्हाट ऑब्जर्वेशन you will draw from this graph? आयरन 56 के लिए 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज फॉर EBN। ये किसके लिए है यहाँ पे? दिस इज फॉर आयरन 56 के लिए। तो इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व से क्या कंक्लूजन आप निकालते हो? क्या कंक्लूजन आ रहा है? क्या कंक्लूजन आ रहा है, जल्दी बताओ। आयरन 56 सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या बेटा? आयरन 56 ज्यादा स्टेबल है। आयरन 56 ज्यादा स्टेबल है। और क्या कंक्लूजन आ रहा है? मतलब जो हैवी न्यूक्लियस आ रहा है आपके 130 से ऊपर, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ना 7 से कम आती है। ये 8 तक ऐसा है। ये ग्राफ थोड़ा सा बराबर नहीं बना है ये, बट ये ऐसा कुछ बनाना चाहिए था मुझे। दिस इज यूरेनियम 238 और ये लगभग कांस्टेंट हो जाती वैल्यू ऐसी आगे, ठीक है। यहाँ पे गैप मुझे थोड़े ज्यादा बनाने थे, 1 मिनट मैं थोड़े ज्यादा बना देता हूँ तो ग्राफ अच्छा देखने लगेगा आपको। 50, 100, 150, 200 and 250. So this is nearly 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.7। ये थोड़ा ज्यादा बना दिया मैंने हाइट यहाँ पे। ये ऐसा, ठीक है। सो दिस इज फॉर आयरन 56 सबसे ज्यादा। W184 एन किसका एटॉमिक, और ये आयोडीन 127, मोलिब्डेनम 100, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको एज सच, ठीक है। यूरेनियम 238 ये याद रखने की जरूरत नहीं यहाँ पे ऐसा, बट ये एक कर्व आया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन इस कर्व से आ रहा है? बताओ जल्दी से, क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है? हेलो, क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है इस कर्व से? हेलो, क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, जल्दी बताओ। क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है इस कर्व से? क्या ऑब्जर्वेशन आया है, जल्दी बताओ सोच के। जितने भी न्यूक्लियस है उनकी बाइंडिंग है ना, ये हैवी न्यूक्लियस के लिए लगभग 130 के बियॉन्ड जाने पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसी हो गई? लगभग कांस्टेंट है। और जो लोअर न्यूक्लियाई हैं, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे निकले। ऑब्जर्वेशन, मेन फीचर्स ऑफ द प्लॉट क्या क्या है यहाँ पे। नाउ मेन फीचर्स ऑफ दिस प्लॉट, मेन फीचर या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लॉट। प्लॉट मतलब ये जो ग्राफ आपने बनाया, ये इसके दो मेन फीचर ये हैं कि मास नंबर 170 से कम और 30 से ज्यादा के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैसी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्रैक्टिकली कांस्टेंट
independent of number of nuclei of middle mass number, the curve has maximum value for this. यहां पर की जो वैल्यू है, इतने न्यूक्लियस की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज ग्रेटर देन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनसे लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं ए ग्रेटर देन 70 एंड ए लेस देन 30 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लेस देन 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन कि भाई लगभग सभी न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देख, यहाँ पे 8 और 7 के आसपास ही है ये वैल्यू सभी, ये 8 है ऊपर, 8.75 मैक्सिमम हुआ, बट ये बहुत कम है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये कैसी है, लगभग सभी न्यूक्लियस के लिए सेम है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज नियरली सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, ये चाहे छोटे हो या बड़े हो, मतलब लाइटर न्यूक्लियस हो या बड़े न्यूक्लियस हो, सभी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये कैसी है, लगभग सेम है। ठीक है ना। तो ये दो मेन कंक्लूजन यहां पर से निकल कर आ रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, नियरली सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, एंड ए 170 से छोटा और 30 से ज्यादा के, ठीक है, ए 170 से छोटे और 30 से बड़े वाले जो न्यूक्लियस हैं, इंटरमीडिएट न्यूक्लियस हैं, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7 से थोड़ी सी ज्यादा है, एंड इट इज मैक्सिमम फॉर आयरन 56 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये दो मेन ऑब्जर्वेशन है। अब इनके कंक्लूजन्स क्या है ये अपन अब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, समझ गए। तो एक बार एनसीईआरटी से इसको जरूर पढ़ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो थ्योरी दी है एनसीईआरटी पे, उस थ्योरी को आज सभी लोग अच्छे से पढ़ना पूरा, जो कंक्लूजन्स हैं, और उन कंक्लूजन के बेसिस पे फिर हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। पेज नंबर 444 एंड 445 मैं चाहो तो एनसीईआरटी का जो पेज है वो भेज देता हूं, जिसके पास नहीं तो एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी है ना सभी के पास में।